ग्लोबल टाई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 15 है। इससे पहले आपकी 14 क्लासेस हो चुके हैं जिनका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके ग्लोबल टाई यूट्यूब चैनल पर। वहां से जाके आप लोग कोई भी क्लास देख सकते हैं और किसी भी क्लास का यदि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप इस वेबसाइट का यूज करके globaliti.org वेबसाइट का यूज करके आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, हम लोग ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मुश्किल से मुझे लगता है कि केवल 25 या 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज VP में संबंध बताइए। स्टार कनेक्शन की बात क्या है यहाँ पे, तो स्टार कनेक्शन की दो तीन विशेषताएं हैं वो मैं यहाँ पे फटाफट से बता देता हूं आपको। देखो, स्टार कनेक्शन की बात करें तो स्टार कनेक्शन होता कैसे है, तो स्टार कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है जी, ये है आपका स्टार कनेक्शन। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि सर इन सभी में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो फेज डिफरेंस आपका होता है 120 120 120, ये इसका फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, एक इसकी इंपॉर्टेंस और है या कहिए कि इसकी विशेषता और है कि इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि किस थ्री फेज कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट मिलता है या न्यूट्रल पॉइंट रहता है, तो वो होता है आपका स्टार कनेक्शन। ठीक, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात यह है कि लाइन करंट, यहां पे लाइन धारा इज इक्वल टू होता है आपके फेज धारा के, फेज धारा के। ठीक है, यानी कि IL इक्वल टू IP फेज। ठीक है, ये एक अलग विशेषता हो गई। और एक विशेषता इसकी होती है कि लाइन वोल्टेज जो है इसका जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू कितना हो जाता है मेरे भाई, फेज वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज के, √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि VL इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई VP। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, ऑप्शन ए जो कि एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज या √3 इंटू फेज वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका स्टार कनेक्शन की बात हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3000 वॉट संतुलित भार 0.8 पावर फैक्टर पर स्टार संयोजित, स्टार में संयोजन किया है जिसमें पावर कितना दे रखा है मेरे भाई, पावर दे रखा है 3000, cos फाई की वैल्यू कितना दे रखा है 0.8। ठीक है, 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है। लाइन धारा की गणना करें, लाइन धारा की गणना करना है आपको। तो इसकी लाइन धारा की गणना करने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा, तो आपको फॉर्मूला यूज कर लेना होगा P इज इक्वल टू V फेज इंटू I फेज इंटू cos फाई। ठीक है, cos फाई नहीं, यहाँ पे फेज थोड़ी ना होगा यार, ये आपका हो जाएगा VL cos फाई, VL cos फाई। इस फार्मूले का यूज करिए, इस फार्मूले का यूज करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। IL इज इक्वल टू P डिवाइड बाई VL इंटू कॉस फाई, VL इंटू कॉस फाई। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 3000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा VL, VL कितना हो जाएगा आपका, यहां से VL हो जाएगा 415 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.2 एम्पियर, 5.2 एम्पियर। तो यहां से आपकी लाइन धारा कितनी आ जाएगी मेरे भाई 5.2 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर, कितने वाट मीटर है जी, 2 वाट मीटर समान रीडिंग दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब कि पावर फैक्टर इन वाटमीटर में कितना है। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि जब 2 वाटमीटर, लिखिए, जब 2 वाटमीटर की रीडिंग समान होती है तो उनके बीच फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है मेरे भाई? फेज डिस्प्लेसमेंट आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, 90 डिग्री होता है। अच्छा, ऐसा सर्किट में कब हो सकता है, या ये कंडीशन किसी भी परिपथ में कब हो सकता है? जब लोड हमारा प्योरली या तो इंडक्टिव हो, नहीं तो फिर प्योरली कैपेसिटिव हो। ठीक है, तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि दोनों वाटमीटर की रीडिंग समान तभी होती है जब लोड प्योरली बोले तो शुद्ध इंडक्टिव हो, या फिर कैपेसिटिव हो। ठीक है, जब हमारा लोड कैसा हो, प्योरली या तो इंडक्टिव हो या फिर प्योरली कैपेसिटिव हो, तभी आप देखते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू 90 आता है। यदि हमारा सर्किट में हमने प्योर इंडक्टर यूज किया है तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 90 होता है पॉजिटिव में, और यदि हमने प्योरली इंडक्टिव यूज किया तो वो हमारा निगेटिव में 90 हो जाता है। ठीक है जी, जिसमें करंट लीड करने, कैपेसिटी में करंट लीड करती है और इंडक्टिव में करंट लैग करती है। तो आप सभी जानते होंगे कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है जी? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है आपका पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर किसके बराबर होता है मेरे भाई? cos फाई के। पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? cos फाई के। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो आगे देखें। 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना करना है। शक्ति गुणांक आपको ज्ञात करना है, जबकि धारा कितना दे रखा है? 5 एंपियर, और वोल्टेज कितना दे रखा है आपको? 240 वोल्ट। वोल्टेज दे रखा है 240 वोल्ट। ठीक है, तो अब इसमें आपको ज्ञात कर लेना है पावर फैक्टर। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इसमें सबसे पहले कैलकुलेट कर लो कि आपका जो पावर कितना होगा, आपका पावर कितना होगा? तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5 एंपियर। ठीक है, और V कितना दे रखा है? 240 वोल्ट, और आर कितना दे रखा है? 24 ओम। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू आपको दे दी गई है। तो अब यहां से पहले आप पावर निकाल लो। सर्किट में पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? पावर इक्वल टू फॉर्मूला हमने लिख दिया आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है भाई? 24। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, इसका मतलब ये 25 गुणे 24, तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, ये हो जाएगा आपका 600 वॉट। ठीक है, 600 वॉट। एक मिनट रुको, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या टिक किया है? पीछे वाले क्वेश्चन में हमने टिक किया है 0। शक्ति गुणांक क्या होगा? शक्ति गुणांक हमने टिक किया है 0।
यहाँ पे देखिए जो हमने ए टिक किया है एकदम सही है। निमी में इसका आंसर बी दे रखा था, इसलिए हमने एक बार क्रॉस चेक किया है, तो ये एकदम सही है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, ये स्टेटमेंट आप कहीं से मिला सकते हैं। ये 90, ये दो वाट मीटर की वैल्यू इक्वल तभी हो सकती है जब ये वैल्यू की फेज डिफरेंस कितना हो, 90 हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया है, तो इससे आप लोग न घबराइएगा, ये 0 एकदम राइट आंसर है। चलिए हम लोग कर रहे थे ये क्वेश्चन, तो इसमें ये 600 वाट आ गया हमारा, और अब हम लोग इसी को क्या करेंगे, इसी को कर देंगे इसके बराबर, P = VI cos phi के बराबर, ठीक है। VI cos phi के बराबर करेंगे, तुरंत हमारा आंसर निकल आएगा। देखो V की वैल्यू दे रखा है, I की वैल्यू दे रखा है, आपको निकालना है क्या है मेरे भाई, पावर फैक्टर निकालना है, cos phi निकालना है, यही तो याद करना है आपको, cos phi की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां से cos phi = कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका P डिवाइड बाई VI, P डिवाइड बाई VI, है ना। तो P की वैल्यू कितना आया है, 600। अब चलो मैं इसको यहां पे कर देता हूं, 600 डिवाइड बाई आप करिएगा 240 और मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 25 60, मतलब 120 डिवाइड बाई 240, तो ये आ जाएगा आपका 0.5। 0.5 आपको कहां पे दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाएंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिसमें आपको आप भी कहेंगे कि सर कितना ज्यादा आप पढ़ाते हो। चलो आगे देखते हैं, आरएलसी परिपथ में प्रतिबाधा जेड की गणना करने के सूत्र क्या है, यदि प्रेरक की प्रतिघात एक्सेल धारती प्रतिघात से कम हो। एक्सेल क्या होना चाहिए, एक्सेल की वैल्यू जो है, एक्सेल की वैल्यू कम होनी चाहिए एक्सी से। अब आपने देखा था कि आरएलसी परिपथ में इंपीडेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था R² प्लस एक्सएल, अक्सर हम लोग लिखते हैं एक्सएल, और ये ऐसे, ये कुछ सिमिलर रहता है, एक्सएल सिमिलर एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ लोग ये सीधे सीधे रटे रहते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जहां पे आरएलसी सर्किट देखेंगे एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है। जो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कहीं ना कहीं एक्सएल माइनस एक्सी, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और आप ये टिक करोगे, जो कि एकदम गलत बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहां पे देखो, ये जो कंडीशन दे रखा है ना कि एक्सएल की वैल्यू एक्सिस से कम है, तो हमेशा हम लोग यहाँ पे वो वैल्यू रखते हैं, हमेशा हम लोग यहाँ पे वो वैल्यू रखते हैं जिसका मान अधिक हो, ठीक है। मतलब कि ये वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए, ये इसका जो परिणाम है वो निगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Z रूट में R² प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, दैट इज द राइट आंसर, ठीक। चलो आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है कि R क्वेश्चन में दे रखा है आपको 15 ओम, ठीक है। परिणामी प्रतिघात आपको दे रखा है X = 20 ओम। क्वेश्चन में पूछा गया 240 वोल्ट आपूर्ति से आरएलसी परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करना है। आपको क्या गणना करना है मेरे भाई, शक्ति गुणांक की गणना करना है। तो देखो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, cos phi = अभी हमने एक फॉर्मूला आपको कुछ देर पहले बताया, P/VI। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है अभी कुछ देर पहले ही, ये हमने बताया था आपको, ये नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला और होता है cos phi = R/Z, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है ऑपरेंट पावर अपॉन एक्टिव पावर, तो वहां से भी आप cos phi ज्ञात कर लेते हो, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला आपके पावर फैक्टर के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, R/Z, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है, X दे रखा है, तो बस R/Z का फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे Z निकाल लेते हैं। Z कितना हो जाएगा मेरे भाई, R² प्लस XL का स्क्वायर या X का स्क्वायर। चलो मैं इस फॉर्मूले को इधर लिख लेता हूं कहीं पे, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ चलो ठीक है, मैं इसी को हटा देता हूं ना, इसी को यहां से हटा के इधर लिख देता हूं। पहले Z निकाल लो यार, Z कितना होगा, Z हो जाएगा आपका
रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आर कितना दे रखा है मेरे भाई, आर आपको 15 दे रखा था, 15 का स्क्वायर प्लस ये 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 225 प्लस 400 इज इक्वल टू 625। 625 ये कितना का मान होता है यार, ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारा 25 ओम, ये हो जाएगा हमारा 25 ओम। तो इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आई, 25 ओम। अब आर की वैल्यू दे रखा है, जेड की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, आप कॉस फाई निकाल लेंगे ना, इतना काम तो कर लेंगे मेरे भाई। आर की वैल्यू 15 है, जेड की वैल्यू 25 है, कॉस फाई निकालो। यहां से कॉस फाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे भाई, ये बन जाएगा 15 डिवाइड बाई 25, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 3/5, 3/5 बोले तो 0.6। अरे हमने 5 से कटा दिया, इसको 3 बार में कटा, ये 5 बार में कटा, 3/5 हमने लिखा, 3/5 को आप जब भाग करोगे तो 0.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये एकदम राइट आंसर बन जाएगा, है ना। आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन तो बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन सीरीज में दे रखा है, यदि क्वेश्चन बैंक में दे रखा है तो सबको करना कंपलसरी है। ठीक है, हो सकता है कुछ को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेरे भाई एक बार थोड़ा सा प्रयास करिए, जहां ना समझ में आए वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े आरएलसी समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है, जिसके माध्यम से करंट पास किया जाता है, आपको यहाँ पे एडमिटेंस ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, कितना बड़ा है, ये चीज मायने नहीं रखता, आप केवल क्वेश्चन का मतलब समझिए कि ये निकालने को क्या बोल रहा है और कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है, बस इतना 3 चीजें देखना होता है, कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है, क्या निकालने को बोला है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस ये 3 चीज आपको देखना होता है किसी भी क्वेश्चन में। बस ये न्यूमेरिकल कोई भी यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट देखिए, कितना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है उससे कोई मतलब नहीं होता। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखा है 8 एम्पियर, हमने तुरंत नोट किया। ठीक है, वी की वैल्यू दे रखा है 240 वोल्ट, हमने इसको भी नोट किया। अब हम हमसे पूछ लिया है एडमिटेंस, एडमिटेंस बोले तो महो इसका यूनिट बनता है ना, एडमिटेंस बोले तो आई अपॉन वी ना लिखो, इसको लिख दो 1/z, पहले लिखो 1/z, तब समझ में आएगा। एडमिटेंस बोले तो 1/z, जेड का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा क्या होता है, जेड का फॉर्मूला हो जाता है आपका v अपॉन आई, तो ये क्या बन जाएगा यहां से आई अपॉन जेड, आई अपॉन वी बन गया, आई अपॉन वी बना, तो यहां से 8 डिवाइड बाई 240 यदि मैं कर दूं तो कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा आपका 1/30। 1/30 की वैल्यू आप सभी को पता है कि 1/30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.033 ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, 1/30 की वैल्यू तो निकाल लोगे ना, इतना तो आप कर ही सकते हो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा आईएल की गणना करना है। ये आपका आईएल है, आईएल का गणना करना है कि आईएल कहाँ कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू है आई आर, ठीक है, ये वैल्यू है आपकी आईसी, और ये है आपका आईएल कह सकते हो या फिर I1 कह लो। ठीक है, तो ये आपका आईएल है, तो गणना करना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो सिंपली यदि मैं लिखना चाहूं तो इसको तो मैं लिख सकता हूं आई एल इक्वल टू रूट में आई आर का स्क्वायर माइनस आई सी का स्क्वायर। ठीक है, रूट में आई सी का स्क्वायर। तो देखें इससे अलग कुछ वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं, इससे अलग कुछ वैल्यू दी ही नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमारा डी एकदम राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एसी परिपथ में यदि आपके सर्किट में शक्ति गुणांक का मान कम है, शक्ति गुणांक यदि कम है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो देखो शक्ति गुणांक कभी भी सुधारना होगा, किसी भी परिपथ में यदि आप शक्ति गुणांक सुधारना चाहते हैं तो उसमें एक चीज आपको ये करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से आपको करंट को लीड कराना पड़ेगा, करंट को अग्रगामी बनाना पड़ेगा। जब तक आपका करंट अग्रगामी नहीं होगा
तो आपका परिपथ का पावर फैक्टर बढ़िया नहीं होगा, सुधरेगा नहीं। ठीक है, अब हमने बात की है कि करंट को हमें अग्रगामी बनाना है, तो करंट अग्रगामी कैसे कर सकते हैं आप? कैपेसिटर का यूज करके, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिकल में केवल एक कैपेसिटर ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें करंट लीडिंग नेचर की होती है, जिसमें करंट अग्रगामी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ दिया हुआ है, बाय कनेक्टिंग रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर को यदि आप सीरीज में कनेक्ट करते जाते हो तो यहाँ पे धारा का मान कम होता है। ठीक है, धारा का मान कम होने लगता है। चलो, बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर्स को यदि आप सीरीज में कनेक्ट करते जा रहे हो तब, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और रुकेंगे, ऑप्शन देखेंगे। और बाय कनेक्टिंग इंडक्टर्स, इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करने से, इंडक्टर को यदि आप सीरीज में करोगे कनेक्ट, तो इंडक्टर का फॉर्मूला आप सभी को पता है। इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? इंडक्टर का फॉर्मूला हो जाता है L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कि आपका इंडक्टिव नेचर बढ़ता जा रहा है तो करंट हमारी ज्यादा लैगिंग नेचर की हो रही है। ठीक है, तो यदि आप इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो आपका जो परिपथ है, परिपथ का पावर फैक्टर कम होगा। ठीक है जी, चल आगे ऑप्शन दिया हुआ है कि बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल, बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल। अब देखो हमने यहां पे भी टिक किया है और यहां पे भी टिक किया, तो इन दोनों में से कौन बेहतर होगा? अब ये चीज आपको देखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन का लेवल यदि मैं कहूं तो ये क्वेश्चन का लेवल जेई का है, जेई लेवल का है, लेकिन यदि आपके सिलेबस में भी दिया इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझना जरूरी है। भाई क्वेश्चन का लेवल दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझेंगे इसको क्या है, क्या क्या बोला है। अब एक बात यहां पे समझिए कि यदि मैं कैपेसिटर के सीरीज कनेक्शन की बात करूं तो यहां पे सी इक्विवेलेंट कितना होता है मेरे भाई? वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी कि मैं यहाँ पे ये देख रहा हूं सर कि यदि कई सारे कैपेसिटर्स को मैं सीरीज में कनेक्ट करता जा रहा हूं तो इसका मतलब है कि इसका जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी या फिर इसका जो परिणामी रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं कम आएगा। ठीक है, लेकिन उतने ही वैल्यू के कैपेसिटर्स को यदि मैं सीरीज में कनेक्ट करता, पैरेलल में कनेक्ट करता जा रहा हूं तो उसकी वैल्यू बहुत अधिक आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल में कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है? सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाता है आपका सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अधिक आएगी ना, जिसकी वैल्यू जितनी ही यदि कैपेसिटर की वैल्यू अधिक आएगी तो इसका मतलब है कि हमारी करंट और अधिक अग्रगामी होगी या और अधिक लीड करेगी, और अधिक लीड करेगी तो हम ये तो चाहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर सुधरे। पावर फैक्टर सुधरेगा कैसे? करंट के लीडिंग होने से। ठीक है, तो यहाँ पे डी एकदम राइट आंसर बन जाएगा और ये हम लोग हटा देंगे। ठीक है, यदि ये ऑप्शन में नहीं रहता तो हमारा ये ऑप्शन सही होता, यदि ये ऑप्शन में दे रखा है तो हमारा यही आंसर बनेगा सीरीज का। ठीक, चलो डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट का मान बताना है। डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है पहले तो ये देख लिया जाए कि डेल्टा कनेक्शन बनता कैसे है। डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, देखो ये हो गया आपका डेल्टा कनेक्शन। चलिए अब यहां पे बात किया है कि इसमें जो हमारा फेज वोल्टेज, फेज करंट है वो लाइन करंट से कैसे रिलेटेड, कैसे जुड़ा होता है या क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि जो हमारी लाइन करंट है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होती है। ठीक है, जो लाइन करंट है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होती है। जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ये डेल्टा कनेक्शन था। डेल्टा कनेक्शन के लिए ये बात एकदम सही हो गई, सी। ठीक है, चलो कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? जो हम लोग फेज सीक्वेंस मीटर यूज करते हैं, तो फेज सीक्वेंस मीटर का पर्पस क्या होता है या फेज सीक्वेंस मीटर किस लिए यूज किया जाता है परिपथ में? तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा फेज सीक्वेंस मीटर है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा
कि ये कहीं ना कहीं जो परिपथ का फेज सीक्वेंस है उसको सही करेगा, या उसको इंश्योर करने के लिए ही इस परिपथ का हम लोग यूज करेंगे या इस उपकरण का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस, सी एकदम डी इसका एकदम सही आंसर है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, एक स्टार में जुड़े 3 भार की आभासी शक्ति की गणना करें। यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा है, जहां पे फेज करंट की वैल्यू आपको 10 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, 10 एम्पियर दे रखा है। तो इसको यदि आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.188। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला आप लोग यूज करिएगा P = √3VL/IL cos phi। ठीक है, cos phi। तो यहां से क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है P की वैल्यू, आपको निकालना है P की वैल्यू। लेकिन P कौन सा चाहिए? आभासी शक्ति चाहिए। ठीक है, आभासी शक्ति चाहिए, ऑपरेंट पावर चाहिए, ऑपरेंट पावर चाहिए। तो आप लोग यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, और इस वैल्यू को यहाँ पे cos phi ना लिख के क्या लिखेंगे आप लोग? sin phi। ठीक है जी, sin phi। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो तो दूसरे का कुल खपत कितना होगा? देखो यहाँ पे बोला है, इससे पहले कंडीशन क्या दे रखा था कि जो दोनों वाट मीटर हैं उनकी वैल्यू सेम हो, मतलब वो समान वैल्यू दे रहा है, तो वो कंडीशन हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे बोला है कि 1 वाट मीटर, जैसे हमने 2 वाट मीटर यूज किया है, एक W1 और एक W2, तो इनमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या हो जाए? किसी एक की वैल्यू 0 हो जाए। तो ये कब हो सकता है? ये कंडीशन कब बन सकती है? जब पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो? जब cos phi की वैल्यू कितनी हो मेरे भाई? 60 डिग्री हो। कितनी? 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये हो जाती है आपकी 1/2। 1/2 बोले तो 0.5, 1/2 बोले तो 0.5, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए इसके लिए एकदम राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? अरे बता देता हूं। देखो यहां पे लिख लीजिए कि जो हमारा W1 है, W1 का हम लोग जो फेज डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, या फिर कहिए कि जो आप फेज लिखते हो, ठीक है, ऐसे लिख लो V × I cos 30 + phi। ठीक है, 30 + phi। और जो हमारा W2 होता है वो होता है V × I cos 30 - phi। ठीक है, अब देखो यहां पे यदि मैं लिख दूं 60, यदि 30 में मैं 60 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। और जैसे ही 90 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मान 0, 1 का मान 0 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -30। आप जानते हैं cos - θ = cos θ। ठीक है, तो ये cos 30 की वैल्यू दे देगा। तो एक वाट मीटर आपकी रीडिंग तो दे रहा है, लेकिन दूसरे वाट मीटर की रीडिंग 0 हो गई है। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, तो यही कंडीशन आपसे क्वेश्चन में पूछा भी है, जो कि ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर बना रहा है इस क्वेश्चन के लिए। बोला है कि फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या होता है? हमेशा याद रखेंगे, जो हमारा फॉर्म फैक्टर है साइनोसॉइडल के लिए, साइनोसॉइडल के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.11। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। आप कहेंगे सर आरएमएस वैल्यू कितनी होती है साइनोसॉइडल के लिए और एवरेज वैल्यू कितनी होती है? तो ये भी नोट कर लो, यहाँ पे लिखो आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू आपका, यदि मैं करंट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका Im/√2। ठीक है, और यदि मैं यहाँ से एवरेज पावर लिखना चाहूं, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा? पावर नहीं सॉरी, वैल्यू, ये हो जाता है आपका 2Im/π। ठीक है जी, 2Im/π।
जब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ये फैक्टर आएगा 3 नहीं, पाई डिवाइड बाई 2√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1.11 आ जाती है, जो कि एकदम राइट आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू बी ऑप्शन में दे रखा है, जो एकदम सही है। ठीक है जी, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। चलो आगे बढ़े, देखते हैं कि एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में विद्युत शब्द को परिभाषित कीजिए। देखो, जब बात हम लोग एसी की करते हैं तो वहां पे हम लोग इंपीडेंस की ही बात करते हैं, याद रखिए। इंपीडेंस की बात करते हैं हम लोग एसी में, और रेजिस्टेंस की बात करते हैं डीसी में। ठीक है, इस पॉइंट को चाहे तो आप नोट कर लीजिए। डीसी के लिए हम लोग प्रतिरोध की बात करते हैं, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही हम लोग एसी परिपथ में आते हैं तो वहां पे प्रतिरोध नहीं होता। वहां पे प्रतिरोध हम लोग कंसिडर करते तो है, लेकिन केवल और केवल किसी परिपथ में प्रतिरोध नहीं हो सकता एसी में। एसी में प्रतिरोध के साथ इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, ये दोनों क्वालिटी होगा ही होगा किसी भी परिपथ में। ठीक है, तो इसीलिए एसी के लिए हम लोग कभी बात करते हैं तो एसी के लिए बात किसकी करते हैं भाई? इंपीडेंस की बात करते हैं, प्रतिबाधा, हिंदी में लिख लो, प्रतिबाधा की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध, तो प्रतिबाधा तो हो गया हमारा सीरीज के लिए, और यहां पे बात कर दिया समांतर के लिए। तो समांतर के लिए धारा, प्रतिबाधा का उल्टा क्या होता है? प्रतिबाधा का उल्टा हो जाता है हमारा एडमिटेंस, वाई हो जाता है। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि वाई इक्वल टू क्या होता है भाई? 1/z, 1/z, जिसको क्या कहते हैं? एडमिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी, तो ये था आज का आपका एसी का क्वेश्चन। चलिए इससे आगे वाली वीडियो में बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन है वो सब मैं सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर वाला जो भी क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है जी, चलो धन्यवाद।